हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ सिंधु सभ्यता के जो स्थल रह गए हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि कुछ इतने ही हैं, ज्यादा नहीं है। बस जो पहले आप क्लास अटेंड कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एक चार्ट बनवाया हुआ था और उसमें सभी स्थल की जानकारियां दे दी। अगर आप वो क्लास अच्छे से अटेंड कर लेते हैं तो आप जो स्थल हैं इनके बारे में पढ़ना आसान हो जाएगा। आप एक चीज का और याद रखिए कि आप एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही क्लास को अटेंड करिए। जो पार्ट्स बने हुए हैं आपके लेसन के, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। अगर आप 20-20 से पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में मैं आपको ये कुछ प्रमुख स्थल और मैं आपको सिंधु सभ्यता के समकालीन या उनसे पूर्व की सभ्यताओं के बारे में बताऊंगी। कुछ 5 ही हैं और उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक एक पॉइंट है जो याद रखना है। ठीक है, और कौन कौन सी हैं पूर्व की सभ्यताएं पहले की, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, और जो कुछ विशेषताएं रह गई हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये कुछ जो स्थल मैंने नोट करवाए हैं यहाँ पर, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका चंद्रहुदरो। चंद्रहुदरो के बारे में मैंने कुछ बताया था आपको। चंद्रहुदरो आपका मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान में ही है सिंधु प्रांत, तो आपका चंद्रहुदरो भी वहीं स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। चंद्रहुदरो का उत्खनन कार्य एनजी मजूमदार ने करवाया था। अब जानते हैं यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उसके बारे में भी जानते हैं। चंद्रहुदरो से जो अवशेष प्राप्त हुए उनमें पहला है कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए, ये आपका चंद्रहुदरो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरा है अलंकृत हाथी, तो अलंकृत हाथी भी चंद्रहुदरो से प्राप्त हुआ है। तीसरा है वक्राकार ईंट, वक्राकार ईंट भी चंद्रहुदरो से प्राप्त हुआ है। लास्ट है आपका इसमें सौंदर्य प्रसाधनों से प्रयुक्त लिपस्टिक। एक और है तांबे की बतख। एक चीज याद रखिएगा, जो स्थल है उनमें कभी कभी एक ही जैसी चीजें दोनों स्थल में प्राप्त हुई हैं। जैसे कि यहाँ से तांबे की बतख प्राप्त होती है और लोथल से तांबे का हंस प्राप्त होता है। कालीबंगा से कांसे की सुई प्राप्त होती है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कौन सी चीज कहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, तो तांबे के बतख जो है वो आपका चंद्रहुदरो से प्राप्त हुआ है। कुछ इतनी ही चीजें हैं जो आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। खोज कहाँ पर स्थित है, नदी कौन सी है, और जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद लोथल, लोथल आता है। इसके बाद लोथल आपका गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। गुजरात में एक काठियावाड़ जगह है, वहां पे लोथल स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल का उत्खनन कार्य रंगनाथ राव व आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। ठीक है, लोथल का कार्य करवाया था। लोथल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही है? जिसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो यहाँ की जहाज की पेंदी रही है, क्योंकि ये हड़प्पा कालीन एक प्रसिद्ध बंदरगाह माना जाता था। डाक यार्ड भी कह सकते हैं। लोथल प्रसिद्ध बंदरगाह माना जाता था। ठीक है, इसलिए इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि जहाजों की पेंदी रही है। लोथल से 17 कब्रें प्राप्त होती हैं, जिनमें 3 कब्रों पर 2-2 लोगों को दफनाया जाता था। 17 कब्रें हैं, 17 कब्रें, 17 कब्रें हैं जो प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है जो कब्रें वाला है। अब पढ़ते हैं इसके जो अवशेष हैं, इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो लोथल से आपका तांबे का हंस प्राप्त होता है। ठीक है, और फारस की मोहरें, फारस की मोहरें मिलने से यह पता चलता है कि यह स्थल यानी कि लोथल
पश्चिमी एशिया का व्यापार केंद्र था, जब यहां से फारस की मोहरें प्राप्त हुई। ठीक है, 17 खबरें आपने पढ़ी ली। इसके बाद है मर्दबान पर चित्रित पंचतंत्र की कहानी। ठीक है, ये भी प्राप्त हुआ है लोथल से। नेक्स्ट है धूर्त लोमड़ी। धूर्त लोमड़ी प्राप्त हुई है लोथल से। नेक्स्ट है शतरंज के नमूने। शतरंज के नमूने भी प्राप्त होते हैं। तांबे का हंस इधर 2 बार लिख गया था। नेक्स्ट है धान की भूसी के साक्ष्य। धान की भूसी के साक्ष्य लोथल और रंगपुर। रंगपुर एक जगह थी, वहां से ही प्राप्त हुए हैं और लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, लोथल और रंगपुर दोनों से प्राप्त हुए हैं धान की भूसी के साक्ष्य। यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं रंगपुर। ठीक है, रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। और यहां से पत्थर के बाढ़ प्राप्त होते हैं। पत्थर के बाद लोथल से प्राप्त होते हैं। तो लोथल में भी कुछ आपको इतना ही याद रखना है। अब जो मैं लास्ट वाला इसमें स्थल है वो बताने जा रही हूँ। एक और है वनमाली, उसके बारे में भी ज्यादा नहीं है, 2 ही 3 चीजें प्राप्त हुई हैं जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कालीबंगा के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से कालीबंगा। ये अलग मैं पढ़ाने जा रही हूँ। जो कालीबंगा है वो आपका राजस्थान के गंगानगर जिले में है। ठीक है, राजस्थान के गंगानगर जिले में है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने की है? तो कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी को अमलानंद घोष व 1961 ईस्वी को बीबीलाल एवं बीके थापर ने की थी। ठीक है, कालीबंगा की खोज। ये तथ्य मैंने तो उसमें जो खोज संबंधी तथ्य हैं ये मैंने चार्ट में आपको करवा दिए हैं, तो आप उससे देख लीजिएगा अगर आपको ना समझ में आए। ठीक है, और कालीबंगा से क्या चीज महत्वपूर्ण रही है? कालीबंगा से काले शिलामंड की चूड़ियां प्राप्त होती हैं, काले पत्थर की, वो भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से कुछ अवशेषों के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है लकड़ी के नालियों के साक्ष्य। लकड़ी के नाली के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट कांसे की सुई, ये याद रखिएगा, तांबे का बतख चंदहुदड़ो, तांबे का हंस लोथल, और आपका कांसे की जो सुई है वो कालीबंगा से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद है जुते हुए खेतों के साक्ष्य, ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नीचे देखते हैं घरों में कुएं के साक्ष्य। घरों में कुएं के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। लास्ट है आपका हवन कुंड। हवन कुंड के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ इतने स्थल थे जिनमें जो अवशेष है ये प्राप्त हुए हैं। ये मैंने इस वाली क्लास में आपको समझाया। तो इन अवशेषों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ये जो अवशेष हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको सिंधु सभ्यता से पूर्व की सभ्यताओं के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि मुश्किल से 5 है। ठीक है, उनमें एक एक पॉइंट ही है जिनमें थोड़ा सा खोज संबंधी है, तो खोज संबंधी है बताना है। इसके बाद मैं वो बताती हूँ, नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। ये कुछ इतनी सभ्यताएं हैं जो मैंने यहाँ पे नोट की हैं, ये 5 है। ठीक है, अब इनका टाइमिंग क्या है, इनके बारे में ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ज्यादा याद नहीं करना है इसके बारे में आपको, बस खोज संबंधी तथ्य और उसका समय क्या है और कहां से कौन सी चीजें प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्वेटा सभ्यता। क्वेटा सभ्यता की क्या टाइमिंग है? क्वेटा सभ्यता की टाइमिंग है 3500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। तो ये क्वेटा सभ्यता की टाइमिंग रही है। क्वेटा सभ्यता भी आपके पाकिस्तान में स्थित है। ये जो आपकी 5 सभ्यताएं हैं ये आपके सब पाकिस्तान में स्थित है। क्वेटा सभ्यता की खोज अय्यूर एल स्टील ने की थी। मैं नोट कर रही हूं, खोज
सर आर्यूरल स्टील, सर आर्यूरल स्टील। ठीक है, तो इन्होंने क्वेटा सभ्यता की खोज की है, देख लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने आर्यूरल स्टील ने क्वेटा सभ्यता की खोज की है। क्वेटा सभ्यता से मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका अमरी नुंद्रा की सभ्यता, ये भी पाकिस्तान में है। इसका समय है 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद है जोब की सभ्यता। ये आपको याद रखना है कि जोब की सभ्यता से कुबड़दार साड़ों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, कुबड़दार साड़ों की प्रतिमा जोब सभ्यता से प्राप्त हुई है। इसका समय है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ये जोब सभ्यता का समय रहा है। अब है आपका कुल्लो मेही की सभ्यता। कुल्लो मेही की सभ्यता का समय 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक रहा है। लास्ट है आपका झूकर झागर की सभ्यता। यहाँ की जो सभ्यता की कला है, इसका समय है 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये कुछ इतनी 5 सभ्यताएं रही हैं जो समकालीन सभ्यताएं हैं सिंधु सभ्यता के पूर्व की। अब इसके बाद मैं आपको कुछ विशेषताएं बताने जा रही हूँ सिंधु सभ्यता की, जो आप याद रखिएगा। सबसे पहले मैं सिंधु सभ्यता में कृषि के विषय में बताने जा रही हूँ कि सिंधु सभ्यता के लोग कृषि में क्या क्या चीजें उगाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि में गेहूं, चावल, मटर, तिलहन, इन सब चीजों का प्रचुरता से प्रयोग करते थे, उनको फसल करते थे। बर्तनों पर जो साक्ष्य मिले हैं, उनमें फल भी बने हुए हैं, उनसे यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग तरबूज और भी जो फल थे उनका प्रचुरता से प्रयोग करते थे। पशुओं में वे कुत्ता, भैंस और भी जानवर हैं जिन सबको पालतू मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को केवल घोड़े का ज्ञान नहीं था, घोड़े का ज्ञान नहीं था और उनको आयत का ज्ञान नहीं था और अशोक वृक्ष का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो 3 चीजों का याद रखिएगा, घोड़े का नहीं ज्ञान था और ना ही आयत का ज्ञान था और ना ही उन्हें अशोक वृक्ष का ज्ञान था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो रेशम वस्त्र, कढ़ाई बुनाई, ऊनी वस्त्र, इन सब चीजों को भी जानते थे, इन सब चीजों को भी प्रयोग करते थे। क्योंकि सिंधु सभ्यता जो थी वो पूर्ण रूप से शहरी थी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है सिंधु सभ्यता। उनको विभिन्न प्रकार की धातुओं का भी ज्ञान था, परंतु लोहे का ज्ञान नहीं था। और जो धातु रही हैं उनका ज्ञान था, परंतु लोहे का ज्ञान सिंधुवासियों को नहीं था। अब सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी। यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ सिंधु सभ्यता की लिपि। इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा स्टार्टिंग में। लिपि जो थी वो है चित्रात्मक। इसमें जो आधार चिन्ह है वो 396 पढ़े जाते हैं। आधार चिन्ह 396। ठीक है, तो आधार चिन्ह 396 पढ़े जाते हैं। ठीक है, ये आपको अलग से नोट कर लेना है इतना। ठीक है, 396 आधार चिन्ह पढ़े गए हैं सिंधु सभ्यता में। और लिपि इनकी चित्रात्मक थी। इसकी जो लिखावट की तकनीक थी, पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस तरीके को वेस्ट्रोफेडन कहते थे। वेस्ट्रोफेडन कहा जाता था इस तकनीक को। चित्रात्मक इसलिए रही है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था
कि इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे चित्रित हैं, उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ की लिपि जो है वो चित्रात्मक ही रही है। 396 आधार चिन्ह पढ़े जाते हैं। अब जो आपका सिंधु सभ्यता का लेसन है वो यहीं से फिनिश होता है। ठीक है, आप सारी क्लासेस को अटेंड करिए, जितने भी इसके पार्ट बने हों, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जब आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की क्लास को अटेंड करेंगे तब आपको सारी चीजें सिंधु सभ्यता की समझ में आ जाएगी। आपको एक क्लास नहीं अटेंड करनी कि आपने एक क्लास अटेंड कर ली तो हो गया। आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है, तभी आपको समझ में आएगा। सारी क्लासेस को देखिए, ठीक है, फिर इसको समझने की कोशिश करिए। मैंने सारी चीजें इसमें बता दी हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा वो है जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा होगी स्टार्ट इसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।